Yeah, today we have some important questions on cultural studies. कल्चरल स्टडीज पर कुछ important questions हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है। आर्केटाइपल या आर्केटाइप यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि व्हाट इज एन आर्केटाइप। आर्केटाइप का सिंपल सा डिफिनीशन पूछा गया है, क्या है। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि आर्केटाइप क्रिटिसिज्म हम सुनते तो हैं, बट वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज कि आर्केटाइप होता क्या है। तो देन यू सी कि जो आर्केटाइप है उसमें उन्होंने कहा अ कैरेक्टर फ्रॉम द कॉमिक बुक एस्थेटिक्स द गोल A, B, an ability to communicate to a large audience. C, an ideal or model after which others are patterned. This is the right answer. जो आर्केटाइप है वह क्या करता है कि जो हमारे पुराने आप कह सकते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो लीजेंडरी कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या वो एक ऐसा आइडियल पैटर्न होता है या मॉडल होता है जो एक लोगों के लिए आने वाली जितनी भी चीजें हैं उसी पर वो पैटर्न बना करके चलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे कि लॉर्ड रामा की, सीता जी की, रावण जी की जो ये उनका जो पूरा कैरेक्टर है या जो घटना घटित हुई थी वो कितनी पुरानी है, कितना हजार साल पहले की है। लेकिन आज भी जो है वो एक पैटर्न बन चुका है और उस पैटर्न पे न जाने कितने फिक्शन, कितनी स्टोरीज, कितनी मूवीज और हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग उसका जिक्र करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है आर्केटाइपल, वो क्या है? एन आइडियल और मॉडल, यह एक आइडियल या मॉडल कैरेक्टर के रूप में होता है। आफ्टर एक आइडियल या मॉडल आप कह सकते हैं कि वो कैरेक्टर भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, और वह वही जो है क्या करता है और लेटर चीजों के लिए पैटर्न का काम करता है। विच अदर्स आर पैटर्न। तो आर्केटाइप में ये चीज होती है। आर्क का मतलब ही होता है सर्वोच्च, टाइप का मतलब होता है पैटर्न या मॉडल, एक ऐसा मॉडल जो अपने में सर्वोच्च हो और उसको और दूसरे लोग फॉलो करेंगे, उसको एक अपने जीवन का नमूना बना लेंगे, पैटर्न बना लेंगे, वो एक आइडियल और मॉडल बन जाएगा। तो ये चीजें आर्क टाइप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मटेरियल फेमिनिज्म स्टडीज इन इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ। जो मटेरियल फेमिनिज्म है यह किससे रिलेटेड है? यह कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। जो फेमिनिस्ट है जब वो पेड वर्क और अनपेड वर्क की बात करती है कि कुछ काम ऐसे है जिसको करने से पैसा मिलता है और उसी काम की तवज्जो होती है, उसी काम को सोसाइटी इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अनपेड वर्क में है, जैसे गृहिणी जिसको हम कहते हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि व्हाट इज योर वाइफ, तो मोस्ट प्रोबेबली द पीपल विल से माई वाइफ इज हाउस वाइफ, वो वर्ड। जबकि एक जगह फेमिनिज्म में मैं लेक्चर सुन रहा तो उन्होंने कहा था कि डोंट यूज दिस स्टूपिड वर्ड वर्ड कि योर वाइफ इज हाउस वाइफ। यू हैव टू यूज द वर्ड योर वाइफ इज हाउस मेकर। वो हाउस वाइफ नहीं बल्कि हाउस मेकर, आपके घर को सजाने वाली, घर को बनाने वाली। तो हाउस वाइफ की जगह जो भी जो है जेंडर स्टडीज को सही से स्टडी किए हैं, दे विल से कि माई वाइफ इज अ हाउस मेकर इफ शी इज नॉट इन जॉब। तो ये वर्ड कहाँ से नया नया आया जो है? जैसे पहले विकलांग को जो है विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब उनको दिव्यांग कहा जाने लगा। ऐसे ही जो है तमाम वर्ड आप देखेंगे कि मतलब कई वर्डों का इजाद हुआ है। तो ऐसे ही इस यहाँ पे भी तमाम वर्ड चीजें हो रही है। क्वेश्चन क्या है कि मटेरियल फेमिनिज्म जो होता है या स्टडी करता है इन इक्वालिटी को इन टर्म्स ऑफ केवल जेंडर के, ओनली जेंडर, ओनली क्लास, या बोथ क्लास एंड जेंडर। मटेरियल फेमिनिज्म जब भी बात करता है तो बोथ क्लास और जेंडर को लेकर के बात करता है। जेंडर में जो इनइक्वालिटी होती है वह जेंडर में इनइक्वालिटी को कल्चर के आधार पर मिल जाएगी, लेकिन क्लास में जो इनइक्वालिटी दिखाई जाती है वह मटेरियल के आधार पर होती है। क्लास में हमेशा ये दिखाया जाता है किसी वर्ग के पास पैसा ज्यादा है तो वो वर्ग क्या करता है, जीवन की सारी चीजों का जो है इंजॉय करता है। तो वहां पर जब पैसा ज्यादा हुआ तो उसके पास सारी मटेरियलिस्टिक चीजें आ जाती है जो है। लेकिन अगर देखा जाए कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन सबका इक्वल डिवीजन होना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए।
गवर्नमेंट आम लोगों की होती है, उस पर किसी जो कंपनी वाले का नहीं होना चाहिए। जैसे अडानी घराना, अंबानी घराना, टाटा घराना, ऐसा ना हो कि वो ले ले और फिर उसके बाद जो है आपदा में अवसर की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अभी अभी देखेंगे, अभी हाल ही में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है बालासोर, उड़ीसा के साइड में। जब वहां ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो एक आपदा में लोगों ने अवसर देखा और उड़ीसा से दिल्ली का किराया जो एरोप्लेन का था, वो तुरंत 56,000 लोगों ने 56,000 रुपया कर दिया गया। क्यों? चूंकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, बहुत सारे लोगों के इमरजेंसी में लोगों को आना जाना तमाम चीजें हुआ, तो दिल्ली से तमाम लोग यात्री गए या और जगहों से जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि हाँ डिमांड बढ़ गई, और उस डिमांड पर उन्होंने तुरंत उसको जो भी हो सकता है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना जो भी था वो चीजें बढ़ा। जो किराया 3,500-4,000 रुपया होता, वो चीज सीधे 56,000 में पहुंच गई। आई जस्ट वांट टू से कि यही सारी चीजें जो है क्या करती है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इसको अपोज करती है। वो कहती एक पार्टिकुलर, अगर किसी को उसका मालिक बना दिया जाएगा, तो वह मालिक अवसर के अनुसार चीजों को कैश करेगा, और वो चीजें केवल उन्हीं लोगों को मिल पाएंगी। 56,000 नो वन कैन पे, नो वन का मतलब ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कांट पे। और अगर कोई पे भी कर रहा है किसी के पास है, तो मजबूरी में, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, ओनली टू अर्न मनी। तो ये एक वहां पे एक पॉइंट आया। तो एक चीज उन्होंने क्या दिया था, बोथ क्लास एंड जेंडर को देखा था। हु केम अप विद द मॉडल ऑफ इन कोडिंग एंड डी कोडिंग। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे आपसे मैंने डिस्कस किया था कि जो मॉडल ऑफ इनकोडिंग और डिकोडिंग है, इसको किस आदमी ने जो है हमारे सामने लाया हुआ है। जो ये है, दिस वाज मींस स्टुअर्ट हॉल का कॉन्सेप्ट है। इन कोडिंग एंड डिकोडिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टुअर्ट हॉल। Now the next question, Stuart Hall was inspired by a text. Stuart Hall एक टेक्स्ट से इंस्पायर्ड थे, written by एंटोनियो ग्राम्सी, जो एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखा था। What was it called? इस टेक्स्ट का क्या नाम है? The Maxim Diaries, The Motorcycle Diaries, The Princess Diaries, The Prison Diaries। 4 का D, The Prison Diaries इज द राइट आंसर। जो प्रिजन डायरीज थी, यह जो है आपका क्या है, राइट आंसर। सो यू सी हियर, व्हाट यू सी हियर, कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से ये सारी की सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि स्टुअर्ट हॉल जो एक बड़े क्रिटिक है, वो जो है एंटोनियो ग्राम्सी की किस किताब से प्रभावित हुए थे, उस किताब का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम द प्रिजन डायरी। व्हाट डज द टर्म एपिस्टीम सिग्निफाई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एपिस्टीमोलॉजी रिसर्च का भी एक हिस्सा होता है, एपिस्टीमोलॉजी। व्हाट डज द टर्म एपिस्टीम सिग्निफाई? एपिस्टीम जो शब्द है, यह किसको सिग्निफाई करता? आर्काइव को, थियोलॉजी को, स्कॉलरशिप को, और ए में नॉलेज, ये नॉलेज को करता है। द टर्म एपिस्टीम रिफर्स टू नॉलेज। जो टर्म एपिस्टीम है, यह नॉलेज को रिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज वन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कल्चरल स्टडीज? कल्चरल स्टडीज का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वह क्या है? गेन एप्रिसिएशन, प्ले स्पोर्ट्स, हैव फन, बूस्ट जीपीए। कल्चरल स्टडीज का जो पर्पस है वो गेन एप्रिसिएशन, वह एप्रिसिएशन लेना चाहता है, या स्पोर्ट्स से, या फन से। इसमें जितना भी ऑप्शन है, अगर आप देखिएगा, सबसे अलग ऑप्शन गेन एप्रिसिएशन ही है। कल्चरल स्टडीज का ना तो स्पोर्ट्स से कोई लेना देना है, ना तो फन से कोई लेना देना है, ना तो जीपीओ को बूस्ट करना। उसका पर्पज ये होता है कि कल्चर जो होती है उसकी पॉपुलैरिटी के लिए, हमेशा कल्चरल स्टडीज हर कल्चर की पॉपुलैरिटी की बात करता है। तो जब उस कल्चर की पॉपुलैरिटी की बात करेगी, तो उस पॉपुलैरिटी का मतलब क्या हो गया कि उसके अपने बात करने वाले लोग, दे वांट टू गेट एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी? पोस्ट कॉलोनियल थियरी का फादर किसको कंसीडर किया जाता है? एडवर्ड सईद, चिनुआ अचीबी, होमी भाभा, किंग जॉर्ज। एडवर्ड सईद पहले आते हैं। इनकी जो किताब है ओरिएंटलिज्म, ORIENTALISM,
OISM ओरिएंटलिज्म, इनकी किताब 1978 में आती है, 1978 में। तो ओरिएंटलिज्म एक इनका किताब है जिससे कहा जाता है कि इसने जो है पोस्ट मॉडर्निज्म का नींव डाला। तो इफ यू गो विथ दिस क्वेश्चन, तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि एडवर्ड सईद का, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी, एडवर्ड सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। जब भी द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर की बात आती है तो चिनुआ अचीबी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वाई चिनुआ अचीबी? चिनुआ अचीबी का जो थिंग्स फॉल अपार्ट, जो उनका नावल है, वह मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन लिटरेचर को लेकर के बहुत ज्यादा बात की गई उसमें। तो कभी भी मुझे लगता है हर आदमी को अगर वो इसकी बात करता है तो थिंग्स फॉल अपार्ट उससे उसको वाकिफ होना चाहिए या पढ़ना चाहिए, थिंग्स फॉल अपार्ट। सो यू कम टू नो व्हाट यू कम टू नो कि हु रोट, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर, चिनुआ अचीबी को कंसीडर किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि चिनुआ अचीबी। Now the next question which we get, that is what? That is question number 9. Who wrote in a novel response to Charlotte Bronte's Jane Eyre? चार्लोटी ब्रॉन्टी का जो नावल है जेन आयरी, उसके रिस्पांस में एक नावल किसने लिखा? Who wrote in a novel? किसने एक नावल में लिखा इन रिस्पांस टू चार्लोटी ब्रॉन्टी जेन आयरी। चार्लोटी ब्रॉन्टी का जो जेन आयरी नावल है उसके रिस्पांस में किसने कुछ लिखा नावल में? दैट इज जमाइका किनकेड, ए बी एंड्रिया लेवी, सी जीन राइस, डी अरुंधति रॉय। सी जीन राइस ने लिखा हुआ है। अब आपकी एक ये ड्यूटी बनती है कि आपको जीन राइस को लेकर के थोड़ा सा जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहिए, थोड़ा सा उनको बात करना चाहिए कि जीन राइस क्या है। अगर कोई भी नया नाम मिले तो आपको उसको तुरंत जो है जैसे चार्लोटी ब्रॉन्टी आपने सुना है, जेन आयरी आपने सुना है, चिनुआ अचीबी आपने सुना है, और इसके अलावा एडवर्ड सईद आपने सुना है। बट जीन राइस को थोड़ा सा आपको जो है कवर करना चाहिए सेल्फ स्टडी में जाकर के। लेक्सिस refers to all word forms having meaning or grammatical function, the history of words, b c study of select words form, d the selection of words। लेक्सिस कई बार पूछा जा चुका है। लेक्सिस refers all word forms having meaning or grammatical function। जितने भी वर्ड हैं या जो भी वर्ड फॉर्म किए जाते हैं, ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग, जो भी वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग होती है और एक उनका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। तो यह चीज क्या रिफर करता है? लेक्सिस इसी को रिफर करता है। लेक्सिस रिफर्स टू ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है होमी भाभास मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इज। होमी भाभा का सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट क्या है? पोस्ट कॉलोनियल इंटरपीलेशन, द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हाइब्रिडिटी, ओरिएंटलिज्म। दिस इज हाइब्रिडिटी। जो होमी भाभा है उनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या है? हाइब्रिडिटी है। हाइब्रिडिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होमी भाभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म हैज बीन इंपॉर्टेंट टू थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोलॉजिकल अप्रोच। हमें ये ध्यान रखना है कि जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है वह जो है स्ट्रक्चरलिज्म से उसका नहीं, चूंकि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद ही तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है। साइकोलॉजिकल अप्रोचेस तो पहले ही आ चुका था। अगर कोई पैरेलल उसके आता है या कोई चीज अगर उसको प्रभावित करता है तो वह कौन सा? वर्ल्ड फेमिनिज्म को पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म ने काफी ज्यादा प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? जो थर्ड वर्ल्ड है, यही थर्ड वर्ल्ड तो कॉलोनियल इंपायर की मतलब जो इंपीरियलिस्टिक नेशन थे उसके यूरोप के,
उसकी कॉलोनी तो थर्ड वर्ल्ड ही थी ना, थर्ड वर्ल्ड ही तो बाद में फ्री होता है, उसको फ्रीडम मिलता है। तो जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है इसी थर्ड वर्ल्ड का ही तो स्टडी है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज द स्टडी ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड यू कैन से कि द इंपीरियलिस्ट नेशन हु रूल्ड ओवर थर्ड वर्ल्ड। तो जब पोस्ट कॉलोनियल उसका स्टडी होगा तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पर औरतों की स्थिति क्या रही है। अगर राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो जो इंपीरियलिस्ट नेशन है जब वहां पे फेमिनिज्म वगैरह आया तो उससे प्रभावित थर्ड वर्ल्ड की भी औरतें हुई, उन्होंने अपने वोट टू राइट मांगा, उन्होंने भी इक्वलिटी की बात की, उन्होंने भी कहा हम औरत होने के नाते मुझे दो ढंग से सताया गया। एक तो इसलिए सताया गया कि मैं जो है औरत हूँ, दूसरा ये कि बाहर का जो पुरुष आया था इंपीरियलिस्ट नेशन का उसने मेरे ऊपर अलग से रूल किया। तो इस तरह की तमाम बातें आई हुई है जिसने थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म को प्रभावित किया है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म ने, ना कि डिकॉन्स्ट्रक्शन को, ना कि स्ट्रक्चरलिज्म को, ना कि साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को। स्ट्रक्चरलिज्म ओरिजिनेटेड, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसकी ओरिजिन 1960 के आसपास, मतलब पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा उसमें होती है। और अगर उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म में क्लाड लेवी स्ट्रास की बात होती है। क्लाड लेवी स्ट्रास के अलावा जो है और भी कुछ क्रिटिक्स हैं जो बड़े सिग्निफिकेंट है क्लाड लेवी स्ट्रास के अलावा। अगर आप देखेंगे एक तो एक वहां पे कहा जाता है थिंग्स कांट बी अंडरस्टूड, जो जो चीजें हैं वो जो है थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, दे हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रक्चर। हम किसी भी चीज को अकेले में नहीं समझ सकते बल्कि उसको समझने के लिए हमें एक लार्जर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यू विल कम टू नो व्हाट यू विल कम टू नो कि एक स्ट्रक्चरलिज्म में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हो गए, फर्डिनांड डी सास्योर हो गए, स्विस लिंग्विस्ट थे फर्डिनांड डी सास्योर, ये सारे लोग थे। तो हमें उन पर बात करना चाहिए। यहाँ का क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरलिज्म की ओरिजिन कब हुई है, 1960 में हुई है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेचर फॉर अ मार्क्सिस्ट। एक मार्क्सिस्ट की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क्सिस्ट की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिटरेचर का क्या है? टेक्स्ट है, द इंटर टेक्स्ट है कि टेक्स्ट में कई टेक्स्ट है, द कॉन्टेक्स्ट है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही, द प्री टेक्स्ट है। हमेशा मार्क्सिस्ट जो इंपॉर्टेंस देता है कॉन्टेक्स्ट को महत्व देता है। जो टेक्स्ट लिखा गया है उस टेक्स्ट में किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, उसका अपना क्या कोई घटना घटित हुई है, क्या कोई सोशल इश्यूज रहा है, क्या कोई सोशल प्रॉब्लम्स था, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि सामाजिक विभेद हो या सामाजिक सोशल डिस्पैरिटी हो, इन इक्वालिटी हो, इन जस्टिस हो सोसाइटी में। अगर उन सब चीजों को या उसको लेकर के तो ये चीजें रही कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेचर फॉर अ मार्क्सिस्ट। एक मार्क्सिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है लिटरेचर का, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड एवरी स्टोरी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डाउट है, मैं इसको अपने ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या इसका है। करें कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड एवरी स्टोरी। हर कहानी के पीछे कौन सी स्टोरी चलती है। द इडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं, जरूरी नहीं कि हर कहानी इडिपस कॉम्प्लेक्स को ही लेकर के लिखी गई हो। लैंग्वेज टॉकिंग अबाउट इटसेल्फ, जो लैंग्वेज है वह खुद ब खुद बात करता है। द क्लास स्ट्रगल, या हर कहानी में वर्ग संघर्ष दिखाया जाता है। तो ये जो आंसर दे रहे हैं इसमें द क्लास स्ट्रगल आंसर दिया जा रहा है, लेकिन मैं इस आंसर से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कहानी में द क्लास स्ट्रगल हो। स्ट्रगल अगर वर्ड आता तब भी समझा जा सकता था, अगर स्ट्रगल वर्ड होता तब भी समझा जा सकता था कि हर कहानी में। लेकिन जहां तक बात है कि द क्लास स्ट्रगल, तो मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ या उससे मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम बात करें कि इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। 1 मिनट।
13 का सी, 14 का द कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पर भी सी की बात की गई है। नन ऑफ द एबव भी नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब आप एक क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड एवरी स्टोरी, हर स्टोरी के पीछे क्या होता है, हर स्टोरी में कोई ना कोई एक स्ट्रगल हो सकता है। वह स्ट्रगल कैसा हो सकता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हो सकता है, वह स्ट्रगल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में भी हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो स्टोरी है, अगर आप देखेंगे कभी कभार, जहां तक मेरा अपना मानना है कि उसमें जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, वह लैंग्वेज खुद ब खुद बहुत सारी बातें बताता है। लैंग्वेज टॉकिंग अबाउट इटसेल्फ। क्यों? ये जो ये जो चीज है, ये चीज कौन कहता है? न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। रसन जो फॉर्मेलिस्ट है उनका भी मानना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में भी ये बात कही जाती है कि जब आप टेक्स्ट की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टेक्स्ट में क्या कहा गया है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे कहा गया है। तो जो लैंग्वेज होता है किसी भी स्टोरी का, या जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो बहुत सारी बातें बताता है। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर के एक डाउट में हूँ, मैं बहुत क्लियर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक ये चीज मेरी अपनी नजर में होना चाहिए, ना कि द क्लास स्ट्रगल। अगर क्लास स्ट्रगल की जगह केवल स्ट्रगल होता तो चीजें चल सकता था। जरूरी नहीं हर स्टोरी में क्लास स्ट्रगल, कोई स्टोरी ऐसा भी हो सकता है जो लव को लेकर के बनाया गया, कोई स्टोरी गॉड को लेकर के हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि सब में वो हो, स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, द गैंग ऑफ फोर रिगार्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म। अभी हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे थे, और उस स्ट्रक्चरलिज्म में जब हम बात करते हैं तो चार बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं। इसमें एक पूछा जा रहा है, इन चार बड़े क्रिटिक्स में किसको शामिल नहीं किया जाता? प्रॉप को शामिल नहीं किया जाता। क्लॉड लेवी स्ट्रास आते ही है, लकान आते ही है, रोला बास आते ही है। तो अगर आप ये चार बात करें कि क्लॉड लेवी स्ट्रास हो गए, लकान हो गए, रोला बास हो गए, और अभी फर्डिनांड डी सास्योर की हम लोग बात कर रहे थे, ये चार हैं। फर्डिनांड डी सास्योर, क्लॉड लेवी स्ट्रास, लकान, रोला बास। रोला बास का ही कॉन्सेप्ट है द डेथ ऑफ द ऑथर। तो इन फोर, जो गैंग ऑफ फोर रिगार्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म डिड नॉट इंक्लूड, जो गैंग ऑफ फोर है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? या जागृति इज सेइंग कि लकान कम्स अंडर साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। हाँ, जागृति जो आपका लकान है ना, उनका कंट्रीब्यूशन केवल उसी में नहीं है। लकान ने लिंग्विस्टिक पे भी बहुत बात किया, और जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है वो लिंग्विस्टिक को लेकर के होता है। लकान का कॉन्सेप्ट वहां पर भी काफी रहा है। हम उनको एक ही दायरे में नहीं रख सकते। हु फाउंडेड न्यू हिस्टोरिसिज्म? न्यू हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट किसने फाउंड किया? जैक्स लकान ने, एडवर्ड टाइलर ने, स्टीफन ग्रीनब्लॉट ने, एंटोनियो ग्राम्सी। स्टीफन ग्रीनब्लॉट एक बड़ा नाम है न्यू हिस्टोरिसिज्म का। हु इज फाउंडेड न्यू हिस्टोरिसिज्म? न्यू हिस्टोरिसिज्म को किसने फाउंड किया? दैट इज व्हाट, दैट इज द स्टीफन ग्रीनब्लॉट। सो यू आर गेटिंग हियर, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, कि ये रहा है। Edward Said points to two forms of Orientalism they are. Edward Said Orientalism के दो फॉर्म को बताते हैं, रियल एंड फेक, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, ये उनका कॉन्सेप्ट है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट ये आपका होमवर्क होगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू ओरिएंटलिज्म। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट कैसे? मैनिफेस्ट द थिंग दैट इज क्लियर, एकदम मैनिफेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द न्यू क्रिटिक्स वर फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स, मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, साइकोलॉजिकल क्रिटिक्स। जो न्यू क्रिटिक्स है वो हमेशा जो है फॉर्म को इम्पोर्टेंस दिए हैं, लैंग्वेज को महत्व दिए हैं, वर्ड्स ऑन द पेज को महत्व दिए हैं,
टेक्स्ट इज एन ऑटोनॉमस एंटिटी, वो फॉर्मलिस्टिक क्रिटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, वो उससे प्रभावित थे। डीएच लॉरेंस पॉपुलराइज, एक कल्चरल स्टडीज से उतना नहीं, उनके नावल को लेकर के डीएच लॉरेंस ने पॉपुलराइज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को लिया इन हिज नॉवेल, अपने नावल में रियलिज्म को लिया, नेचुरलिज्म को लिया, एक्सप्रेशनिज्म को लिया, प्रीमिटिविज्म को लिया। अगर आप देखेंगे जब हम डीएच लॉरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमिटिविज्म राइट आंसर है। क्यों प्रीमिटिविज्म राइट आंसर है? डीएच लॉरेंस के नावल का जो थीम है मैन वुमन रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में उन्होंने उस तरह की चीजों की बात की है जो कभी प्रीमिटिव सोसाइटी का हिस्सा था, जो प्रीमिटिव सोसाइटी का हिस्सा था। मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरह की रिलेशनशिप की वो बात करते हैं वो चीजें नहीं, तो वो उससे प्रभावित होकर के उन्होंने किया था। यद्यपि उनके नावल का हिस्सा रियलिज्म भी है, उनके नावल का हिस्सा नेचुरलिज्म भी है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि पार्ट क्या है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डीएच लॉरेंस है उन्होंने जो पॉपुलराइज किया उसका कॉन्सेप्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को लिया? तो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमिटिविज्म, उन्होंने प्रीमिटिविज्म के कॉन्सेप्ट को वो किए हुए हैं। So in this way you got this particular sheet. I will share another sheet with you. उसमें भी 30 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये 20 पॉइंट्स है। जागृति ने लेटेंट और उसको लेकर के बात बताई है, ड्रीम से रिलेटेड एग्जैक्टली आप उसे अपने ढंग से और भी अच्छे ढंग से कवर कर दीजिए। लेट मी सेव इट एंड जस्ट शेयरिंग विद यू another sheet. यू फाइंड हियर कि इसमें केवल पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, बस आपको केवल इसमें देखते रहना कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है। पहला जो वन लाइनर पॉइंट है उसमें ये है कि जिंदवी या जिंदी वॉर वोरोबॉक इज अ मूवमेंट, ये जो है एक मूवमेंट का नाम है, जिंदी वोरोबॉक। इट्स अ मूवमेंट रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। ठीक है, ये तो एक लाइन में आपके समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये एक मूवमेंट है वो जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से है, लेकिन आपको तुरंत एक होमवर्क के रूप में आपको एक पॉइंट मिल रहा है कि यू मस्ट नो व्हाट इज जिंदी वोरोबॉक मूवमेंट। ये मूवमेंट कब हुआ था, कौन लाया था, इस मूवमेंट में किसकी बात की गई है। तो इफ यू गेट एनी पॉइंट और उस पॉइंट को आपने देखा कि यह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, ये केवल एक इंफॉर्मेशन है, ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो होगा जब आप जिंदी वोरोबॉक को बिल्कुल क्लियरली जो है और उसका डिटेल स्टडी करेंगे। देन द सेकेंड पॉइंट है फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर रिफर्स टू, फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर किसको रिफर करता है? द वर्क्स ऑफ नेटिव पीपल, फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर रिफर करता है नेटिव पीपल के वर्क्स को। नेटिव पीपल का मतलब कि वे लोग जो उसी वतन में पैदा हुए हैं, नेटिव पीपल लिविंग इन अ लैंड, द वर्क्स, ऐसे वर्क्स को जो नेटिव पीपल के लोगों को लिविंग इन अ लैंड, जो एक ऐसी जगह पे रहते हो दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय नॉन नेटिव्स, जिसको नॉन नेटिव ने ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर भारत में हम लोग रह रहे हैं तो वी आर द नेटिव पीपल, वी आर द बॉर्न इंडियन। लेकिन अगर इस राष्ट्र को कोई आउटसाइडर, कोई ऐसी ताकत जैसे कि ब्रिटिशर हो गए या कोई उसके पहले का, अगर वे उसको ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं तो वह क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर। फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर उन राष्ट्र के लिटरेचर को रिफर करता है जहां का लिटरेचर उस मिट्टी में जन्म लिए हुए राइटरों के द्वारा लिखा गया हो, लेकिन वह जो मिट्टी है, वह जो राष्ट्र है, उसको किसी दूसरे राष्ट्र ने क्या किया? ऑक्यूपाई कर लिया था। एक चीज हमें समझना, दिस इज द फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर। तीसरा पॉइंट है अ टेक्स्ट विच ड्रॉज अटेंशन,
एक ऐसा टेक्स्ट जो हमारा ध्यान खींचता है टू इट्स आर्टिफिस, उसके आर्टिफाइस या आर्टिफिस की तरफ, आर्टिफिस समथिंग यू कैन से द आर्टिस्टिक पैटर्न की तरफ, टू द वेस, और इस तरह से इन विच इट इज स्ट्रक्चर, कि कैसे उसको स्ट्रक्चर किया गया है, उस टेक्स्ट का क्या नाम होता है? उस टेक्स्ट को राइटरली टेक्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइटरली टेक्स्ट। तो राइटरली टेक्स्ट वह टेक्स्ट है जिसमें जो है हम क्या करते हैं, हम इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि उस टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है। अ टेक्स्ट विच ड्रॉज अटेंशन टू इट्स आर्टिफिस, टू द वेज इन विच इट इज स्ट्रक्चर्ड इज कॉल्ड राइटरली टेक्स्ट। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है न्यू असेंस वाज लॉन्च्ड। जो न्यू असेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको लॉन्च करने वाले आदमी का नाम था मिथ्यून। मिथ्यून ने इसको लॉन्च किया था कब? 1977 में। तो न्यू असेंस वाज लॉन्च बाय मैथ्यून इन 1977। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना कॉन्सेप्ट पाया? पहले दूसरे नंबर का जो कॉन्सेप्ट है फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर का है। तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है कि राइटरली टेक्स्ट क्या होता है। चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट है न्यू असेंस को किसने लॉन्च किया? मैथ्यू ने लॉन्च किया 1977। नेक्स्ट है आर्डर लॉर्ड्स ऑटोबायोग्राफी। राइटर जो आर्डर लॉर्ड्स है उनकी ऑटोबायोग्राफी जामी, अ न्यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम। यह जो है उनकी जो आप कह सकते हैं आद्रे 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 लार्ड्स का जो ऑटोबायोग्राफी जामी है, अ न्यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम। उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? अ न्यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम। स्टार्टेड अ न्यू जानरा, उससे एक नई जानरा का जन्म होता है। उस जानरा को क्या कहा जाता है? बायोमाइथोग्राफी कहा जाता है। बायोमाइथोग्राफी। बायो लाइफ, मिथ स्टोरी, एक ऐसा स्टोरी जो किसी के जीवन से है, लेकिन वह स्टोरी सत्यता पर आधारित नहीं है। ध्यान में रखना, मिथ को सत्य नहीं माना जाता। तो बायोमाइथोग्राफी, इन्होंने जो जो है ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, उसने एक नई जानरा को जन्म दिया, और वह जानरा क्या कहा जाता है? बायोमाइथोग्राफी। ग्राफ माने पिक्चर, एक ऐसा पिक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है जो किसी के जीवन से तो संबंधित है, लेकिन वह सत्यता से कोसों दूर है। जबकि ऑटोबायोग्राफी में ये कहा जाता है कि वह एक आदमी के जीवन के संघर्षों की कहानी जो काफी हद तक सत्यता पर आधारित हो। तो इसको, इस ऑटोबायोग्राफी को किसने लिखा? आद्रे लॉर्ड्स। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? जामी, अ न्यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम। नेक्स्ट है बप्सी सिद्धवा। हम सारे लोग जानते हैं बप्सी सिद्धवा एक फेमस नॉवेलिस्ट है। बप्सी सिद्धवा का नॉवेल है क्रैकिंग इंडिया। उसका क्या नाम है? क्रैकिंग इंडिया। उनका एक नॉवेल है क्रैकिंग इंडिया, जो पार्टीशन लिटरेचर का पार्ट है। और वो जो नॉवेल है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? आइस कैंडी मैन। उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? आइस कैंडी मैन। तो बप्सी सिद्धवा, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो पार्टीशन लिटरेचर। यू मस्ट नो कि कौन कौन से राइटर पार्टीशन लिटरेचर में आते हैं, कौन कौन सा उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे तमस हो गया, भीष्म साहनी का है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है। पिंजर है आई थिंक कि अमृता प्रीतम का। ये सबका सब किसका हिस्सा? पार्टीशन लिटरेचर का हिस्सा। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि वापसी सीधवा का नॉवेल क्रैकिंग इंडिया का ओरिजिनल टाइटल आइस कैंडी मैन है। दीपा मेहताज फिल्म, दीपा मेहता की फिल्म वाटर इज बेस्ड ऑन वापसी सिद्धवास नॉवेल वाटर अ नॉवेल। एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि दीपा मेहता की जो फिल्म वाटर है वो बप्सी सिद्धवा की नॉवेल वाटर अ नॉवेल पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है सीता स्पीक, अ हार्ड हिटिंग पोयम वाज रिटन बाय बीना अग्रवाल। काफी इंपॉर्टेंट पोयम रही है। सीता स्पीक एक काफी इंपॉर्टेंट पोयम है जिसकी राइटर का क्या नाम है? बीना अग्रवाल ने इसको लिखा हुआ। सीता हिटिंग इज अ हार्ड हिटिंग पोयम, सीता स्पीक इज अ हार्ड हिटिंग पोयम was written by बीना अग्रवाल। इसकी लेखिका का क्या नाम है? बीना अग्रवाल।
Chimamanda Ngozi Adichie's novel Half of a Yellow Sun, Half of a Yellow Sun deals with Biafran War। कह रहे हैं कि चिमामांदा नजोजी नजोजी एदिचाई, ये राइटर का नाम है। ये मुझे भी नहीं पता ये राइटर किस मुल्क से बिलोंग करती है, अगर किसी को पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ये आपको, आपका ये होमवर्क है, ये आज ही आप कर लीजिएगा सोने से पहले। जितना भी मैं बात बात आपसे कर रहा हूँ कि आपका होमवर्क है, यू मस्ट नो दैट पार्टिकुलर थिंग। कि ये अगर इफ यू नो तो वो है, लेकिन मुझे इस राइटर का पता नहीं। उनका जो नॉवेल है, ये तो मैंने सुना, हाफ ऑफ अ येलो सन। ये किसको लेकर के डील कर रहा है? द बाई फ्रान वार को लेकर के डील कर रहा है। द बायाफ्रैन वार, द बायाफ्रैन वार को लेकर के डील कर रहा है। अफ्रीकन, मंजू इज राइटिंग अफ्रीकन, जागृति इज राइटिंग, दैट्स गुड, दैट्स गुड। या तो ये अफ्रीकन राइटर है और बायाफ्रान वार को लेकर के डील हो रहा है। चिनुआ अचीबीज नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। ये हम सारे लोगों ने पढ़ा है, इस पर एक लेक्चर भी मेरा यूट्यूब पे पढ़ा भी हुआ है। तो चिनुआ अचीबी का जो नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, वो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म को लेकर के बात करता है। जैक्स देरादास ऑफ ग्रामेटोलॉजी, उनका टेक्स्ट है, was translated by Gayatri Chakravarti Spivak and introduced by Judith Butler। जो जैक्स देरेदा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी है, ये फ्रेंच में लिखा गया था, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया, जो अभी जिंदा है, कलकत्ता की, भारत की है और अमेरिका में इस समय रह रही है। उनको वहां की नागरिकता भी मिली और बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिक है और सबअल्टर्न स्टडीज पर उनका काम बहुत ज्यादा है। तो इस टेक्स्ट को गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने ट्रांसलेट किया था और जूडिथ बटलर ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। Ecofeminism is especially associated with Canadian literature. It's an important question. Ecofeminism especially किससे related है? Canadian literature से। Edward Said talks about two different types of Orientalism. Edward Said जो है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट। अभी यही बात आई हुई थी कि एडवर्ड सईद किस तरह के ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, फेक या रियल। एक ऑप्शन ये भी था, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। इलेन शोवाल्टर्स अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। कह रहे इलेन शोवाल्टर जो एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है, जो गाइनो क्रिटिसिज्म से बिलोंग करती हैं, उनका एक अपना जो है वर्क है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन कंटेन्स अ लेंदी चैप्टर ऑन वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने इस किताब में वर्जीनिया वुल्फ पर एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो इलेन शोवाल्टर A literature of their own contains a lengthy chapter on Virginia Woolf। नेक्स्ट है द टर्म एपिस्टिमोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अभी एक टर्म आया था कि एपिस्टिमोलॉजी से क्या मतलब, एपिस्टिमोलॉजी का मतलब नॉलेज। इस शब्द को किसने यूज किया है? जेम्स फेडरिक पेरियर ने, जो कि स्कॉटिश फिलोसफर रहे। The term epistemology was introduced by James Frederick Perrier और ये स्कॉटिश फिलोसफर है। Greece Carnot's play Havadna is based on Thomas Mann's novella Transposed Heads, A Legend of India। कह रहे ग्रीस कर्नाट का जो प्ले हैवदना है या हैवदन है, वो किस पर आधारित है? थॉमस मैन का नावेला ट्रांसपोज्ड हेड्स, अ लीजेंड ऑफ इंडिया। गाइनो क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन वुमन एज राइटर। गाइनो क्रिटिसिज्म जो इलेन शोवाल्टर का कॉन्सेप्ट है, यह फोकस करता है, किस पर फोकस करता है? गाइनो क्रिटिसिज्म जो कि इलेन शोवाल्टर का कॉन्सेप्ट है, इसका मेन हेड क्या है? वुमन एज राइटर, वुमन एज राइटर। फिर उसके बाद इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेन शोवाल्टर इन हर क्रिटिकल एसे टू वर्ड्स ऑफ फेमाइन पोएटिक। ये टेक्स्ट का नाम जरूर, ऐसे का नाम ध्यान में रखना है।
टूवर्ड्स अ फेमाइन पोएटिक्स। फिर उसके बाद है हाइब्रिड टर्म्स लाइक सेक्स एंड क्यास्मोस आर यूज्ड इन द लाफ ऑफ मेदुसा रिटन बाय हिलेनी सिक्सॉस। तो इन्होंने कहा कि हाइब्रिड टर्म जैसे सेक्स हो गया, क्यास्मोस हो गया, आर यूज्ड, किसमें यूज किया गया? द लाफ ऑफ द मेदुसा। दिस इज द हेलेन, जो क्रिटिक है उनके वर्क में, द लाफ ऑफ द मेडुसा। फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग इन प्रैक्टिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आइए रिचर्ड्स फोर काइंड ऑफ मीनिंग की बात करते हैं। और वो फोर काइंड ऑफ मीनिंग क्या है? सेंस पर आधारित है, फीलिंग पर आधारित है, टोन पर आधारित है और इंटेंशन पर आधारित। फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आर सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। जेएम कोजी नावल, जेएम कोजी का एक नावल वो है इस पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ डैनियल डिफोज नावल रॉबिन्सन क्रूसो। जेएम कोजी का नावल को जो है रीटेलिंग नावल है या रीटेलिंग उसको किया गया है और किस पर आधारित है? डैनियल डिफो की नावल रॉबिन्सन क्रूसो पर आधारित है। एक वन लाइनर पॉइंट है इसमें, आप देख रहे हैं कि जीएम कोजी के बारे में पता चला, फो के बारे में पता चला, और एक पोस्ट मॉडर्निस्ट नावलिस्ट है और इन्होंने जो नावल लिखा है ये किस पर आधारित है? डैनियल डिफो के नावल रॉबिन्सन क्रूसो पर। मार्गरेट एटवुड डिस्क्राइब्ड हर नावल द एडिबल वुमेन एज प्रोटो फेमिनिस्ट। मार्गरेट एटवुड ने अपनी नावल द एडिबल वुमन को प्रोटो फेमिनिस्ट की संज्ञा दी है। 22 है द थियरी ऑफ आर्केटाइप इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज इम्प्लाइड बाय मॉड बॉटकिन। करें कि जो थियरी ऑफ आर्केटाइप इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इसको जो इम्प्लॉय किया गया लिटरेचर में, मॉड बॉटकिन ने इसको इम्प्लॉय किया हुआ। नेचुरलिज्म इज आल्सो कॉल्ड फोटोग्राफिक रियलिज्म। ये मेरे लिए भी एक नया पॉइंट है। इवन आई माई सेल्फ वॉज नॉट फेमिलियर कि नेचुरलिज्म को फोटोग्राफिक रियलिज्म भी कहा जाता है। नुजुजी व थियोनजियो's फर्स्ट नावल वीप नॉट चाइल्ड, अफ्रीकन राइटर है, has been hailed as the first East African novel in English। तो ये नुजुजी व थियोनजियो's फर्स्ट नावल वीप नॉट चाइल्ड has been hailed as the first East African novel in English। Royal Taylor's novel The Algerian Captive is deemed as first American novel to deal with black and white encounter। कह रहे रॉयल टाइलर का जो नावल है द अल्जेरियन कैप्टिव, ये पहला नावल है अमेरिका में जिसमें जो है इस सब्जेक्ट मैटर को लेके डील करता है। वह सब्जेक्ट मैटर क्या? ब्लैक एंड व्हाइट इनकाउंटर को लेकर के। देन यू फाइंड Sandra Gilbert and Susan Gubas, The Mad Woman in the Attic, draw their title from Charlotte Brown's नावल जेन आयरी। चार्लोटी ब्रांड का जो नावल है वहां से ही टाइटल लोगों ने लिया हुआ। कौन से लोगों ने? सैंड्रा गिलबर्ट ने, सुजान गुबार ने, और उनकी किताब का क्या नाम है? द मैड वुमन इन द एटिक। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट ट्रैक ऑन फेमिनिज्म इज मेरी wollstonecraft's treatise of vindication of the rights of women। ये कई बार पूछा जा सकता है वर्क किसका। जो सबसे अर्लीस्ट ट्रैक है फेमिनिज्म की बात जहां से सबसे पहले होती है वो कौन सी वर्क रहा है? मेरी wollstonecraft का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। राल्फ एलिजान्स इनविजिबल मैन, राल्फ एलिजान्स इनविजिबल मैन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ कमिंग ऑफ एज नावल। किसका एग्जांपल है? कमिंग ऑफ एज नावल का। द टर्म वुमनिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एलिस वॉकर इन हर एसे इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन ह्यूमनिस्ट ग्रोथ। जो वुमनिज्म है सबसे पहले इसको यूज एलिस वॉकर ने किया अपने एसे इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन ह्यूमनिस्ट ग्रोथ।
विलियम इम्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी का कॉन्सेप्ट है। विलियम एम्बिसन का एक टेक्स्ट है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी इज एन एनालिसिस ऑफ पोएटिक एम्बिवैलेंस। इसका एनालिसिस है पोएटिक एम्बिवैलेंस का। सो इन दिस मतलब इन टूडेज क्लास यू केम टू नो अबाउट सम क्रिटिक्स, their text, words coined by them, कुछ मल्टीपल था, कुछ वन लाइनर था। इस तरह से हमने किया। टुमारो आई विल कम विद सम अदर क्वेश्चन, क्योंकि अब कोई नए टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चीजें जैसे अभी तो कल्चरल स्टडीज को लेके चल रहे हैं या क्रिटिसिज्म को, कुछ रसन राइटर्स पर भी एमसीक्यू बना हुआ है, उसके साथ भी मैं आऊंगा। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, इफ यू वांट टू से समथिंग, so you can say, yeah, you can just see me in the, here जो